नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूं, जैसा आपने थंबनेल में देखा भी, वो मुद्दा है साइबर क्राइम का। अब साइबर क्राइम दरअसल एक ऐसा मतलब एक क्राइम का वो है। यूजुअली जब हम क्राइम में बात करते हैं, हम तो छोड़िए पुलिस वाले भी, अगर क्राइम की बात होती है तो उन्हें लगता है कि सर फोड़ दिया, कुछ कर दिया। या आप मतलब अगर फाइनेंशियल क्राइम्स हैं तो भी किसी का आप चेक लेकर के भाग गए, पेमेंट नहीं करी। लेकिन साइबर क्राइम नाम की चीज़ क्या है, आप नॉर्मल सिटिज़न्स को छोड़िए, पुलिस वालों को भी नहीं पता। मैंने एक प्रयास करा है कि मैं आप लोगों को आज बता पाऊँ कि हम लोग जो जिस क्राइम के विषय में साइबर क्राइम के ऊपर बात कर रहे हैं, वो है क्या? बेसिकली और मैं बिल्कुल लेमैन की तरह बात करूँगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता और इसके विषय में बात करने के लिए मैंने एक लीगल एक्सपर्टीज़ को बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हैं तनुज दीक्षित जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और इन मामलों के जानकार हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि बेसिकली साइबर क्राइम है क्या? और अगर आप इसके चंगुल में फँसते हैं, तो आप क्या करें बचाव के लिए? नमस्कार एडवोकेट तनुज दीक्षित जी, आपका कार्यक्रम में आज के बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। जानना चाह रहा था मैं जानना चाह रहा था कि सर साइबर क्राइम है क्या? देखिए बेसिकली ऐसे कोई भी फ्रॉड्स या ऐसे कोई भी अपराध जिन्हें अपराध की श्रेणी में लिया गया है और वो क्योंकि आजकल डिजिटल टाइम है, डिजिटल इक्विपमेंट्स का हम यूजेस करते हैं, तो वो ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में कहीं से भी आपके साथ घटित हो सकते हैं। और ये सारे फ्रॉड्स की एक खासियत ये होती है, ये फाइनेंस फ्रॉड्स होते हैं। बेसिकली आपके लेन-देन और पैसों से संबंधित ही संगीन अपराध होते हैं और इन्हीं को हम क्योंकि डिजिटल होते हैं, इसमें हम सामने वाले को नहीं जानते हैं, उसकी सही आइडेंटिटी को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए इन्हें जो है साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड कहा जाता है। जी, जी। सर देखिए लेकिन आपने जैसे बताया कि यूजुअली डिजिटल जो होते हैं ये ना पैसे के लेन-देन को लेकर के फाइनेंशियल अपराध होते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि जैसे किसी और का चेहरा लगा कर के कुछ और बोल दिया जाता है और मतलब टू बी वेरी फ्रैंक लोगों को अगर ये चीज़ पता होनी चाहिए। फ्रेंडशिप के नाम से लोगों पे आजकल बहुत फ़ोन आते हैं कि आप मेरे से दोस्ती कर लीजिए और अला-फला बाद में फिर उसकी कुछ ऐसी पर्सनल सिचुएशन की जो सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकता है व्यक्ति की या इवन उस युवती की फ़ोटोग्राफ शूट करी जाती हैं। बाद में वो फाइनेंशियल मतलब पैसा तो माँगा जाता है, लेकिन वो बेसिकली धमकी दे कर के होता है सर। तो ऐसे में मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति हो तो क्या करना चाहिए? किसका वो दरवाज़ा खटखटाए? अगर मान लीजिए किसी पे अगर फ़ोन आता है कि मेरे को इतने पैसे दे दो, अदरवाइज़ तुम्हारी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो पब्लिक कर देंगे। जो कुछ भी हो, जो रिकॉर्डिंग हो और आदमी को पता भी नहीं होता कि रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली हमारे यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 है जो इसके लिए इम्प्लीमेंटेड है। और देखिए काफी सारे ऐसे अपराध जिनसे हम फोटो मॉर्फिंग, सेक्सटॉर्शन या इस टाइप के जो अपराध आजकल होते हैं, जिसमें किसी तरीके की देखिए सबसे पहले हमें सबको और जनता को जो खास करके आपके दर्शक है उनके लिए ये खास महत्वपूर्ण संदेश है कि सतर्क और सजग रहने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी ऐसे एपीके जो वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड होती है एपीके के माध्यम से, वो हार्मफुल होती है, उसके लिए वार्निंग भी दर्शाई जाती है। ऐसी कोई भी एपीके एप्लीकेशंस क्योंकि वो एक तो ऑफिशियल नहीं है, दूसरा उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड्स नहीं करना चाहिए। दूसरा अपना पर्सनल डाटा जैसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली संबंधित भावनात्मक रूप से कई लोग जुड़ते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां वो दोस्ती करते हैं, डेटिंग के लिए, फ्रेंडशिप के लिए या इस टाइप के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके वो एक पार्टनर की तलाश करते हैं। लेकिन देखिए ये सब एक वर्चुअल वर्ल्ड है, बात वही है कि वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो आपका एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझने की बेहद जरूरत भी है, आवश्यकताएं भी है। और यही सजगता और आपकी मतलब एक जागरूकता, ये दोनों मिलकर के ही आपको इस तरीके के साइबर अपराध से बचा सकते हैं। जी, चतुर्वेदी साहब। अ, वकील साहब देखिए एक्चुअली क्या होता है जब कोई व्यक्ति जाता है अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए तो मान लीजिए चलिए दिल्ली में केस अलग है लेकिन उत्तर प्रदेश या और भी हम बिहार वगैरह साइड में जाएं जो भाई आदमी पुलिस चौकी जाता है वहां पे पहले अब पुलिस चौकी का पुलिस वाला खुद ही इतना पढ़ा लिखा नहीं है
या वो पढ़ा लिखा है भी तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए सर? देखिए जाए हमारे कहाँ? यहाँ जी। जी, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट बना रखी है जहां पर जाकर साइबर कंप्लेंट करी जा सकती है। साथ ही नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930, जिसके माध्यम से भी साइबर से संबंधित कोई भी फ्रॉड की शिकायत की जा सकती है। वहीं 2 लाख रुपए से अगर कोई अपराध हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, तो वो जाकर के अपने संबंधित थाने और साइबर राज्य साइबर जो सेल बना हुआ है उसमें भी जाके अपनी शिकायतें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अत्यधिक भी अभी जो है देखिए आजकल हम देख रहे हैं किसी को हम कॉल लगा रहे हैं, तो अभी विगत कुछ दिनों से डायलर टोन में भी सरकार ने सजगता के लिए बता रखा, एक चेतावनी, वैधानिक चेतावनी जो है शुरू कर दी है कि किसी भी तरीके के फ्रॉड कॉल्स या जिसमें कोई भी अधिकारी, कस्टम जज वगैरह बन के अगर आपसे बात कर रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है संकेत जी कि इसमें सजगता, सतर्कता और लोगों को फाइनेंशियल डिटेल शेयर करने के पहले सावधानी, ये 3 चीजें सजगता और सावधानी, ये ही उनको बचा सकती है। अन्यथा 90 से ज्यादा परसेंटेज केसेस में जो पेमेंट ट्रांसफर होते हैं उनकी वापसी नहीं होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका वो है, क्योंकि अभी तक जड़ मूल से साइबर के जो अपराधी हैं वो इतनी जल्दी हाथ नहीं लगते हैं। जी जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही सर। एक्चुअली क्या होता है, इनका सोर्स ही नहीं पता होता। पुलिस को बताएँ तो वो कहते हैं, मतलब मेरे सामने की बात है, एक मेरे फ्रेंड हैं, वो भी वकील साहब ही हैं, आपकी फ्रेटर्निटी से आते हैं। तो उनको फ़ोन आया कि तुम्हारे बेटे को पकड़ लिया है, बेटा भी मतलब जॉब करने वाला बेटा। तो उन्होंने पता करा तो मतलब बेटा भी वकील है, आप सोचिए सर। तो जी पता जब करा तो गए साथ में, मतलब पुलिस चौकी में गए, वो कह रहे जी, मतलब मैं बिल्कुल रियल एस्टेट बता रहा हूँ सर। और तो पुलिस चौकी वाला कहने लगा कि मेरे को भी ऐसा फ़ोन आया था, अब क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। तो कोई मतलब बेसिकली कोई, ठीक है, लॉ तो है, प्रश्न ये है सर, क्या ऑर्डर भी है उसके साथ में? लॉ है कि हाँ भाई ये क्राइम करोगे इतना पकड़े जाओगे, लेकिन वो आप पे रिसोर्सेज़ हैं कि उस आदमी को पकड़ भी पाएँ? सरकार पे है इतने रिसोर्सेज़? देखिए पहले क्या होता था, पहले अगर हम बात करें तो पूर्व में जो कानून थे वो इतने मजबूत कानून नहीं थे कि जो इस तरीके के अपराधियों को और कड़ी सजा पकड़ने के बाद भी दिलवा पाए। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धारा 111 में डिफाइन की गई है, जिसके लिए 5 साल तक का मिनिमम कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये एक संगठित अपराध की श्रेणी में है। एक वहां पर साथ ही बीएनएस की 318 सेक्शन 318 धारा जो है वो निश्चित रूप से ऐसे आरोपियों को आर्थिक दंड के साथ में 7 साल से अधिक की सजा का भी उसके अंदर प्रावधान है। और देखिए बात अब सजा कठोर होने से निश्चित रूप से जो इस तरीके के अपराधी हैं, जो ऐसी मानसिकता को रखते हैं और कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड्स को अंजाम दे रहे हैं, उनमें एक लगाम लगने की हमको एक उम्मीद नजर आती है, क्योंकि सशक्त कानून, सशक्त जानकारी ही इन सब का उपाय और सावधानी है। जी एडवोकेट साहब, मतलब फाइनल ये है कि जो हमें अब फ़ोन पे भी डायलर टोन पे जैसा आपने कहा, बताया भी जा रहा है कि 1930 पे डायरेक्ट कॉल करें। अगर कोई भी आए, आपसे कहे कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ, जज बोल रहा हूँ, एटसेट्रा, तो सीधे आप 1930 पर करें कि तो यही मतलब बेसिक अंडरलाइनिंग जो बात है, जो हर दर्शक हमारा जान जाए पाए, कि अगर कोई भी उसके संग साइबर फ्रॉड हो रहा है, किसी भी प्रकार का, चाहे मान लीजिए कोई आकर के वो मतलब पैसे माँग रहा है, या आपने देखा होगा सर, एक वो भी आता है कि आपके कोई जानकार हैं, वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो थोड़े आप पैसे भिजवा दीजिए। देखिए मैं सर एक एक इंस्टेंस और मेरे को याद आ गया। मेरे एक फ्रेंड हैं, पहले रिटायर्ड हैं, वो भी दिल्ली पुलिस में एसीपी साहब थे सर। तो जी वो फेसबुक पे लिख रहे हैं, कह रहे मेरे नाम से कोई पैसे माँग रहा है भैया, मैं किसी से नहीं माँग रहा पैसे। तो मतलब ओवरऑल सर मनी और लास्ट, और वो आप सोचो ये कितने निर्भय हो गए हैं कि मतलब इन लोगों को जो साइबर अपराधी हैं, कि पुलिस के नाम पे कोई बात नहीं, मतलब दे डोंट इवन केयर, उनको लगता है कि हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। और मैंने सर एक बात और पढ़ी थी कि वर्ल्ड के 100 देशों में एक सर्वे कराया गया था कि साइबर अपराध कितने, कहाँ पे कितने हो रहे हैं, हमारा नंबर इज 10th। जबकि हमारे यहाँ आप एजुकेशन वगैरह देख लो कम है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे अपराध होने की मामला आता है सर, हम लोग उसमें विश्व में किसी को भी पछाड़ सकते हैं। जी सर। देखिए अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम एक ग्लोबल समस्या है
आज के टाइम में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इसके अलग अलग नाम हमको देखने को भी मिलते हैं। आज के समय में विश्व भर में से ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं कि लोग कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, गल्फ की कंट्रीज से कहीं से अप्रोच कर रहे हैं और भारतीयों को वहां नौकरी के नाम पे बुलाया जाता है। फिर उन्हीं से, यहाँ के लोगों से हिंदी में बात करा करके साइबर क्राइम कराया जा रहा है और उसके भी पैसे मंगवाए जा रहे हैं। तो देखिए, अब इनकी जो सीमाएं हैं वो सिर्फ एक राज्य तक, राष्ट्र तक सीमित नहीं है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी मुकाम एक जड़ें फैला चुके हैं। और निश्चित रूप से देखिए, कोई भी चीज जो इतनी बढ़ चुकी है उसको कम करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसीलिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपकी सजगता, सावधानी, और यही एक इसका सबसे प्राथमिक, हम कह सकते हैं, उपचार भी है कहीं ना कहीं। जी चतुर्वेदी जी। सर, मैं एक्चुअली जब मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ रहा था, तो आई हैड हर्ड एंड यू वुड बी अमेजिंग टू नो, इट इज रादर अमेजिंग टू नो सर। मैंने ये पढ़ा कि आपने जैसे कहा ना, ग्लोबल समस्या है, जिसे हम मार्केट में, मतलब जो आजकल होता है कि आप ये खरीद लीजिए ब्लिंक पे एटसेट्रा, मतलब किसी में साइट का नाम नहीं लूंगा, वैसे जी साइट है सर, वो ब्लैक स्टेट करके कुछ है सर, उसमें आप जाकर के एटम बम आप खरीद सकते हैं। मतलब वो दिवाली वाला एटम बम भी असली एटम बम, असली AK-47 वहां पे बिक रही है। और वो कितनी मिलती है नहीं मिलती है भगवान बेहतर जाने, लेकिन आप वहां पे कर सकते हैं सारे काम। तो लिटरली ग्लोबल समस्या है सर। सिर्फ मतलब ये इतना नहीं है कि आपसे पैसे मांग लिए यहीं पे समाप्त हो जाए, ये भी एंडलेसली जाती है सर। पैसे वैसे तो बहुत छोटी चीज है। देखिए, डार्क वेब पर निरंतर रूप से सरकार सजग रूप से काम कर रही है। कहीं सारी लिस्टेड करी हुई वेबसाइट्स को सरकार ने बैन किया है, भारत में उनको प्रतिबंध लगाया है। और यही एक खासियत है कि सरकार जिस पहल से काम कर रही है, क्योंकि अब देखिए सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आपको सारी सरकारी विभागों की सुविधाएं, अब सरकारी सुविधाएं भी डिजिटली आपको प्राप्त हो रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या असली है, क्या नकली है, कहाँ आपको अपना जो है इनपुट देना है, कहाँ आपको इनपुट देने से बचना है। ये सारी सावधानियां आपको एक जो है सजग रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में समझना होगी। और देखिए, कोई भी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि कई बार कहीं सारी जगह प्लेटफॉर्म्स बार बार यही बोला जाता है, अपनी कोई भी बैंक डिटेल्स, OTP, पर्सनल पासवर्ड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना है सोशल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं की जाती है। और यही एक सत्यता भी है, कहीं ना कहीं हम उस ज्ञान के अभाव में आज भी लोग अभी डिजिटल, देखिए सबसे पहले पुलिस प्रशासन और कानून सब अब इतना सशक्त है, विगत कहीं महीनों से इस पर बहुत विस्तृत रूप से बता भी रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। आपको फोन पर किसी टाइप का नोटिस सर्व नहीं होता है, आपको कोई अधिकारी कोई वीडियो कॉल नहीं करता है, आपको कोई तरीके का जज कॉल नहीं करता है, आपसे कोई तरीके की वीडियो कॉल पे पैसों की डिमांड नहीं की जा सकती है। तो ये सब चीजें जो है ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो इसको समझना होगा, समाज के लोगों को इसको जानकारी के साथ समझना होगा कि जब ऐसी चीजें मौजूद ही नहीं है और उनको फोन आता है कहीं से कि आपके बेटे को ड्रग्स के केस से पकड़ लिया है या आपके इसके लिए ऐसा हो गया और आपको तुरंत पेमेंट जमा करना है, तो इसमें सत्यता को परखना होगा, सावधानियां बरतनी होगी। और कोई भी, क्योंकि देखिए इसमें एक बार अगर आपने पैसे का ट्रांजैक्शन कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा आपका दोबारा पैसों को प्राप्त करना। जी जी, जी, चलिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, लोगों के लिए यूज़फुल भी थी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब तनुज दीक्षित जी, कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, और हम वी विल बी सीइंग यू इन फ्यूचर एज़ वेल, कि आप आएँ और हमारे दर्शकों को जितना मतलब जो जरूर। बेसिकली वो मुद्दे हम लोग उठाते हैं सर, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ हो। तो उम्मीद करते हैं आप फिर आएँगे हमारे कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जरूर, बहुत खुशी हुई। नमस्कार।